जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग वार्षिकी 2023 का पूरा डिस्कशन कर रहा है। यह मई 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2023 तक का पूरा वीडियो है और यह हमारा 7वां वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है पहले कि आप लोगों ने 6 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उसे जाइए, आप लोग चेक कीजिए। इसके साथ ही हम लोगों ने एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज़ का पूरा सीरीज़ बनाया है, तो आप लोग उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा करंट अफेयर के लिहाज से। तो मैं बस आपसे यही उम्मीद करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले 7 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कई सारे टॉपिक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। वो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कि एग्जाम में करंट अफेयर जिनके एग्जाम में करंट अफेयर पूछा जाता है और यह एक महत्वपूर्ण पहलू रखता है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज के हमारे मुख्य टॉपिक पे। तो आज का हमारा यह टॉपिक यह रहा विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक 2021 से लेकर 23 तक का, और इसी के साथ यह आगे बढ़ता रहेगा यह पूरा का पूरा सीरीज। तो आइए चलते हैं आज के हमारे मुख्य टॉपिक पे। मैं शुरू करने से पहले फिर से आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से यहाँ प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए अब चलते हैं। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट सूचकांक दिया हुआ है, जारीकर्ता संस्था या संगठन दिया हुआ है, सम्मिलित देश, शीर्ष देश या शहर या और फिर भारत का स्थान रैंक दिया हुआ है। तो पहला विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 यह सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 136 सम्मिलित देश हैं। शीर्ष है फिनलैंड और भारत का स्थान 126वां है। 2022 में यह 136वां स्थान था। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यह जारी किया जाता है। 136 देश है। फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पे और भारत का स्थान 126वां है। 2022 में यह 136वां था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 स्विस फार्म IQ एयर द्वारा यह जारी किया जाता है। 131 टोटल देश है। 4 देश में प्रथम स्थान पे और 8वां स्थान भारत का है। 2022 में भारत का 5वां स्थान था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 स्विस फार्म IQ एयर द्वारा जारी किया जाता है। कुल 131 देश है। इसमें 4 देश में प्रथम स्थान पे और भारत 8वें स्थान पे है। 2022 में भारत का 5वां स्थान था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP द्वारा जारी किया जाता है। अफगानिस्तान इसमें पहले स्थान पर है और भारत इसमें 13वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP द्वारा यह जारी किया जाता है। अफगानिस्तान इसमें पहले स्थान पर और भारत का स्थान 13वां है। अगला है ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 CEMS कॉरपोरेट पार्टनर व्हाइटशील्ड द्वारा जारी किया जाता है। कुल 136 देश इसमें शामिल है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 65वां है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 CEMS कॉरपोरेट पार्टनर व्हाइटशील्ड द्वारा जारी किया जाता है। कुल 136 देश इसमें है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 65वां है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 21 यह 100 टोटल इसमें 184 देश है। जर्मनी प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 10वां है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 कुल इसमें 184 देश है। जर्मनी प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 10वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। 193 देश है। भारत का स्थान इसमें जापान प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 85वां है। 2022 में यह 87वां स्थान पर था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। 193 देश टोटल है। जापान प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 85वां 2022 में 87 स्थान पर था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। 145 देश इसमें, अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 4था है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी किया जाता है। 145 देश टोटल है। अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 4था है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी किया जाता है। 187 टोटल देश है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 48वां है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी किया जाता है। टोटल 187 देश है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 48वां है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC द्वारा जारी किया जाता है। 131 टोटल देश है। अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 61वां है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 अंतर्राष्ट्रीय पोर्टुलस इंस्टीट्यूट द्वारा वाशिंगटन DC द्वारा जारी किया जाता है। कुल 131 देश है। अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 61वां है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मनी वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। कुल 63 देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 8वां है। 2022 में यह 10वें स्थान पर था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। कुल 63 देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 8वां है। 2022 में यह स्थान 10वां था। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 मार्शल CFA संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कुल 44 देश हैं। आइसलैंड देश में प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 41वां है। 2020 में 40वें स्थान पर भारत था। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 मार्शल CFA संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कुल 44 देश हैं। आइसलैंड प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 41वां। 2021 में यह स्थान 40वां था। ग्लोबल हनर इंडेक्स 2022 वेलथुंगरे हिल्फे जर्मनी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। कुल 121 देश से बेलारूस उसमें प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 107वां है। वहीं 2021 में भारत का स्थान 101वां था। ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स 2022 वेल्युंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। जर्मन संस्था है। 121 देश इसमें टोटल है। बेलारूस इसमें प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 107वां है। 2021 में 101वां स्थान पर था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 वैश्विक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया जाता है। कुल 132 देश है। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर और 40वां स्थान भारत का है। 2021 में यह 46वें स्थान पर था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 वैश्विक संपदा संगठन विप्रो द्वारा जारी किया जाता है। कुल 132 देश है। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 40वां है। 2021 में यह 46वें स्थान पर था। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स 2022 ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किया जाता है। वियतनाम इसमें प्रथम स्थान पर और भारत इसमें चौथे स्थान पर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्टेशन इंडेक्स 2022 ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म द्वारा जारी किया जाता है। वियतनाम प्रथम स्थान पर और भारत इसमें चौथे स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सुरफ शार्क द्वारा जारी किया जाता है। 110 देश इसमें टोटल है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 59वां है। 2020 में यह 57वां स्थान पर था। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सुरफर्श द्वारा जारी किया जाता है। कुल 110 देश है। इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 59वां है। 2020 में यह 57वें स्थान पर था। मानव विकास सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। कुल 191 देश है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 132वां है। स्कोर है 0.633। मानव विकास सूचकांक 2022 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है। कुल 191 देश है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 132वां है और स्कोर है 0.633। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। कुल 177 देश है। सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 131वां है। 2021 में 121 था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 अमेरिकी संस्था थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। कुल 177 देश है। सिंगापुर प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 131वां है। 2021 में यह 121वें स्थान पर था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 146 टोटल देश है। इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 135वां है। 2021 में यह 140वें स्थान पर था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। 146 टोटल देश है। आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 135वां है और 2021 में यह स्थान 140वां था। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 52 टोटल इसमें देश है। मैक्सिको का स्थान प्रथम है और भारत का स्थान 36वां है। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। कुल 52 देश है। इसमें मैक्सिको प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 36वां है। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। कुल 173 देश है। वियतनाम ऑस्ट्रिया इसमें प्रथम स्थान पर और दिल्ली 112वें स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। कुल 173 देश इसमें है। वियना ऑस्ट्रिया इसमें प्रथम स्थान पर और दिल्ली का स्थान इसमें 112वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 प्रबंधन विकास संस्था IMD द्वारा जारी किया जाता है। कुल 63 देश इसमें। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और भारत 37वें स्थान पर है। वहीं 2021 में भारत 43वें स्थान पर था। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। कुल इसमें 163 देश है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 135वां है। वहीं 2021 में यह 135वें स्थान पर ही था। अगला वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 प्रबंधन विकास संस्था IMD द्वारा जारी किया जाता है। कुल 63 देश इसमें। डेनमार्क प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 37वां है। 2021 में यह 43वें स्थान पर था।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देश है, इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पे और भारत 180वें स्थान पर 2021 में यह 168वें स्थान पर था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देश है, इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पे और भारत 180वें स्थान पर है। 2021 में यह 168वें स्थान पर था। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। कुल 117 देश इसमें, जापान प्रथम स्थान पर और 54 इसमें भारत का स्थान 54वां। 2019 में यह 46वें स्थान पर था। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। कुल 117 देश इसमें, जापान प्रथम स्थान पर है और भारत 54वें स्थान पर है। 2019 में यह 46वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देश इसमें, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 185वां है और 2021 में यह स्थान 142वां था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देश है, नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 150वां है। 2021 में यह 142वें स्थान पर था। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान तीसरा है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान तीसरा है। ग्लोबल हाउस फाइनेंस इंडेक्स 2000 QI Q1 2021 जारी किया गया। नाइट फ्रैंक द्वारा 56 देश इसमें टोटल है। तुर्की पहले स्थान पर, भारत का स्थान 51वां है। 2020 में यह 56वें स्थान पर था। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है। कुल इसमें 56 देश है। तुर्की प्रथम स्थान पर, भारत 51वें स्थान पर। 2020 में यह 56वें स्थान पर था। सतत विकास सूचकांक 2021 भारत सतत समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। 165 इसमें कुल देश है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर, भारत 120वें स्थान पर है। 2020 में यह 117वें स्थान पर था। सतत विकास सूचकांक 2021 सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। कुल 165 इसमें देश है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर और भारत 120वें स्थान पर। 2020 में यह 117वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेटिव पॉलिसी सेंटर UAC द्वारा जारी किया जाता है। 55 इसमें टोटल देश है। अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत 43वें स्थान पर। 2021 में यह 40वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US के द्वारा जारी किया जाता है। 55 इसमें टोटल देश है। अमेरिका प्रथम स्थान पर है और 43वां स्थान भारत का। 2021 में यह 40वें स्थान पर था। अगला वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। 167 इसमें टोटल देश है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर और 42वें स्थान पर भारत है। 2020 में यह 53वें स्थान पर था। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। कुल 167 देश है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 46वां है। 2020 में यह 53वें स्थान पर था। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है। 180 इसमें टोटल देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 85वां है। 2020 में यह 86वें स्थान पर था। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देश इसमें है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर और 50वें स्थान पर भारत है। 2020 में यह 86वें स्थान पर था। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया जाता है। कुल 30 देश इसमें। नॉर्वे का स्थान प्रथम है और भारत का स्थान 18वां है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 30 देश हैं। नॉर्वे प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 18वां है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021 जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा जारी किया जाता है। कुल 195 देश इसमें है। USA प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 66वां है। वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा जारी किया जाता है। 195 टोटल देश है। USA प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 66वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 प्रबंधन विकास संस्था IMD द्वारा जारी किया जाता है। कुल 64 देश इसमें। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान 56वां है। वर्ल्ड टैलेंटेड रैंकिंग रिपोर्ट 2021 प्रबंधन विकास संस्था IMD द्वारा जारी किया जाता है। कुल 64 देश इसमें। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 56वां है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। 26 इसमें टोटल देश है। अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान चौथा है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। 26 इसमें टोटल देश है। अमेरिका प्रथम स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। कुल इसमें 194 देश है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 82वां है। 2020 में यह स्थान 77वां था। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। कुल 194 देश इसमें। डेनमार्क प्रथम स्थान पर, 82वां स्थान भारत का रहा और 2020 में यह 77वां स्थान पर था। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिक इम्पैक्ट
लंदन द्वारा जारी किया जाता है। कुल 113 देश इसमें, आयरलैंड प्रथम स्थान पर और 71वां स्थान भारत का रहा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया जाता है। कुल 113 देश इसमें, आइसलैंड इसमें, आयरलैंड इसमें प्रथम रहा और भारत का स्थान 71वां रहा। अगला चैप्टर है आर्थिक समीक्षा 2022-23। आइए एक नज़र में देखें तो आर्थिक समीक्षा में क्या क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम रहा मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार किया गया। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम रहा मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के महत्वपूर्ण तथ्य। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष के विकास दर 8.7% रही थी। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर 8.7% रही थी। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान देश के जीडीपी विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान देश के जीडीपी विकास दर का 8 से 8.5 रहने का अनुमान जारी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का जीडीपी विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5 रहेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। भारत पीपीपी क्रय शक्ति समता के संदर्भ में तीसरी जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत पीपीपी क्रय शक्ति समता के संदर्भ में तीसरी जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राथमिक अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य पर 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.5% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्य पर 96,522 रुपये है तथा प्रति व्यक्ति आय का वार्षिक वृद्धि दर 5.5% है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीडीपी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीडीपी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.4% रहा जो पिछले वित्तीय वर्ष में 6.7% रहा था। सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा 6.5% रहा जो पिछले वित्तीय वर्ष में 6.7% रहा है। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति का दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3.3% से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा जो पिछले वित्तीय वर्ष के 3% से अधिक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी-नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसतन 30.5% से अधिक रही है। 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इसमें से 36 लाख मैट्रिक टन चीनी के प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया है। 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इसमें से 36 लाख मैट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा जो पिछले वित्तीय वर्ष के 10.30% से काफ़ी कम रहा।
2022-23 के उद्योग क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन GVA मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के 10.3% से काफ़ी कम रहा। वित्तीय वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 8.4% से काफ़ी अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 8.4% से अधिक है। भारत के विदेशी व्यापार का प्रमुख भागीदार देश। भारत सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को, UAE को, फिर नीदरलैंड को, फिर चीन को। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से, UAE से, फिर अमेरिका से। भारत में विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश देख लेते हैं। फिर भारत के सर्वाधिक निर्यात करता है किसके? अमेरिका को, फिर UAE को, फिर नीदरलैंड को, फिर चीन को। वहीं भारत सर्वाधिक आयात करता है चीन से, UAE से और अमेरिका से। भारत 2022 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया। भारत 2022 में 100 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाला विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। भारत के ई-कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत के ई-कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कुल प्रजनन 2.1% हो गया, जो पिछले 2.4% था। कुल प्रजनन 2.1% हो गया, जो पिछले 2.4 था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया, जो पिछले 46.0 था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया, जो पिछले 46.0 था। नवजात मृत्यु दर 24.9 हो गया, जो पिछले 29.9 था। नवजात मृत्यु दर 24.9 हो गया, जो पिछले 29.9 था। अप्रैल से दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ। अप्रैल से दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अमेरिकी डॉलर हुआ। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% तक पहुंच गई। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% तक पहुंच गई। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान का GDP का 2.1% और वित्तीय वर्ष 2022 आरई रिवाइज्ड में 2.2% तक पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2021 में 1.6% था। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्तीय वर्ष 2023 बजट अनुमान में GDP का 2.1% और वित्तीय वर्ष 2022 रिवाइज्ड में 2.2% तक पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2021 में 1.6% था। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्तीय वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ रुपए हो गया। सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्तीय वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ रुपए हो गया। 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन का उत्सर्जन तीव्रता का 45% तक कम करेगा। भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। वर्ष 2021 में कृषि की निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA का बढ़ता के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के वित्त के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्यवर्धन GVA 3.7% बढ़ेगा, जो पिछले दशक में 2.8% की औसत वृद्धि दर से अधिक है।
औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धन GVA 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक की 2.8 की औसत वृद्धि से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। अक्टूबर 2022 तक 2358 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया। अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया। अब है केंद्रीय आम बजट 2023-24। आइए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है बजट के अंदर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 7.5% अधिक है। यह अमृतकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ के बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 7.5% अधिक है। यह अमृतकाल का पहला बजट है। अमृतकाल के लिए विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। अमृतकाल के लिए विजन सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर बृहद आर्थिक वातावरण। युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर बृहद आर्थिक वितरण। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास और युवा शक्ति। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि: समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास और युवा शक्ति। बजट अनुमान 2023-24 देख लेते हैं किस संस्था को या किस विभाग को कितना दिया गया। कुल व्यय 2023-24 का 45.03 लाख करोड़। कुल व्यय 2023-24 का 45.03 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय 2023-24 का 10.01 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय 2023-24 का 10.01 लाख करोड़। राजस्व व्यय 2023-24 का 35.02 लाख करोड़। राजस्व व्यय 2023-24 का 35.02 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय 2023-24 का 13.71 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय 2023-24 का 13.71 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा 27.2 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां उधारी के अलावा 27.2 लाख करोड़। राजस्व प्राप्तियां 2023-24 का 26.32 लाख करोड़। राजस्व प्राप्तियां 2023-24 का 26.32 लाख करोड़। पूंजी प्राप्तियां 2023-24 का 18.70 लाख करोड़। पूंजी प्राप्तियां 2023-24 का 18.70 लाख करोड़। राजस्व घाटा 2022-23 का 9.90 लाख करोड़, GDP का 3.8%। राजस्व घाटा 2022-23 का 9.90 लाख करोड़, GDP का 3.8%। राजस्व घाटा 2023-24 का 8.69 लाख करोड़, GDP का 2.9%। राजस्व घाटा 2023-24 का 8.69 लाख करोड़, GDP का 2.9%। राजकोषीय घाटा 2022-23 का 16.61 लाख करोड़, GDP का 6.4%। राजकोषीय घाटा 2022-23 का 16.61 लाख करोड़, GDP का 6.4%। राजकोषीय घाटा 2023-24 का 17.86 लाख करोड़, GDP का 5.9%। राजकोषीय घाटा 2023-24 का 17.86 लाख करोड़, GDP का 5.9%। प्राथमिक घाटा 2023-24 का 7.06 लाख करोड़, GDP का 2.3%। प्राथमिक घाटा 2023-24 का 7.06 लाख करोड़, GDP का 2.3%। अगला है विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन। कौन से मंत्रालय को कितना दिया गया, आइए देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़। रक्षा मंत्रालय 5.94 लाख करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.70 लाख करोड़ रुपए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2.70 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले और खाद्य 2.06 लाख करोड़ रुपए। उपभोक्ता मामले और खाद्य के लिए 2.06 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय 1.96 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्रालय 1.13 लाख करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्रालय 1.13 लाख करोड़ रुपए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़ रुपए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.78 लाख करोड़ रुपए।
ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.60 लाख करोड़ रुपए। कृषि और किसान कल्याण 1.25 लाख करोड़ रुपए। कृषि और किसान कल्याण 1.25 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय 1.23 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय 1.23 लाख करोड़ रुपए। प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन। कौन सी योजनाओं के लिए कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल 5943 करोड़। एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल 5943 करोड़। पीएम किसान 60,000 करोड़। पीएम किसान 60,000 करोड़ रुपए। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन 16,000 करोड़। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन 16,000 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 38,953 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन 38,953 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 36,785 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 36,785 करोड़। मनरेगा 60,000 करोड़। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 20,554 करोड़। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 20,554 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन 12,192 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन 12,192 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13,625 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13,625 करोड़। फेम स्कीम 5,172 करोड़। फेम स्कीम 5,172 करोड़। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना 24,191 करोड़। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना 2491 करोड़। आगे देखते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण तथ्य। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य एक बार देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 को भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय दोगुना से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हुई है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना है। 2023-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। 2023-24 में 10.5 जीडीपी विकास दर का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे लाया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे लाया जाएगा। नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। नए व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब कुल 7 लाख रुपए तक कमाई वाले को कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले को कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित हैं। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित हैं। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए है। आवासीय घर में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए है। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% की गई। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक की मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 तक की मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख किया गया। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख किया गया। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए। 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़
का टीकाकरण, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ टीकाकरण। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दी गई। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दी गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय का निर्माण। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय का निर्माण। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसान हैं। कुल 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया। एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपए का परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 2200 करोड़ के परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसल के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। DAY NRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को बड़े उत्पादन उद्यमियों में परिवर्तित किया जाएगा। DAY और NRLM के तहत 81 लाख स्वयं सेवक सहायता समूहों को बड़े उत्पादक उद्यमियों में परिवर्तित किया जाएगा। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए से अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास एक लाया जाएगा। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास एक लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विश्वास 2 लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमियों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विश्वास 2 लाया जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,93,537.64 करोड़ कर दिया गया। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट का आवंटन को पिछले वर्ष के 5.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,93,537.64 करोड़ कर दिया गया। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 1.62 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। 1.62 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदना शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66.66% से बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया। 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएगी। 5G एप्लीकेशन के लिए 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएगी। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ का परिव्यय से ई अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ से परिव्यय से ई अदालत परियोजना के तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों की सहायता
और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिभूति के लिए 487.51 करोड़ रुपए रखी गई है। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन में हुई नुकसान की प्रतिभूति के लिए 487.51 करोड़ रुपए रखी गई है। अगला है 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, मगर इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे साथ करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहिए। हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाएँ। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें, रिवाइज करते रहें ताकि रिवीजन से आपका और अच्छा करंट अफेयर सीरीज बन जाए। तो बस पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।